नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक लंबी बैठक के बाद देखिए कीव और मॉस्को से ये कह दिया है कि जहां है वहीं आप रुक जाइए। अपने क्रूर इस युद्ध को आप यहीं पर समाप्त कर दीजिए। पिछले 9 महीनों में इस युद्ध को लेकर के ट्रंप की जो नाराजगी है वो हमने कई बार देखी है, लेकिन ऐसे में देखिए कि इस बार उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि यूक्रेन को वो इलाका छोड़ देना चाहिए जो रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि काफी खून बह चुका है, अब जमीन की सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो रही हैं, अब उन्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। दोनों ही पक्ष खुद को विजेता माने, ऐतिहासिक फैसला करें। और बाद में जब ट्रंप फ्लोरिडा पहुंचे तो उन्होंने दोनों देशों से तत्काल युद्ध बंद करने की अपील भी कर डाली और यह संकेत दे दिया कि रूस वही जमीन अपने पास रख सकता है जो उसने यूक्रेन से ले ली है, यानी कि युद्ध के दौरान जिस पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। वैसे देखिए, ट्रंप का ये रवैया समय के साथ बदलता रहा है और ये ना बातचीत का दौर कोई पहली बार हो रहा है, ना फोन पर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है वो कोई पहली बार हुई है। इससे पहले भी बैठकों का दौर चला और हमने हर बार देखा कि कई बार वो रशिया को यहां पर धमकी देते दिखते हैं कि टॉम हॉक जो है वो मैं यूक्रेन को दे दूंगा, जिसके साथ ही कीव मॉस्को पर जो है हमला कर सकता है, लेकिन अब उससे भी वंचित करते हुए दिखाई दे दिए हैं। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि क्यों यहां पर ट्रंप का रवैया जो है वो बार बार बदल रहा है, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को वो जमीन छोड़ने की सलाह दे दी है जो रशिया ने युद्ध के दौरान उसे अपने कब्जे में किया। और कभी कभी नजर आ जाते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के प्रति वो अपनी नाराजगी दिखा देते हैं, यूक्रेन की ज्यादा मदद करने की भी बात करने लगते हैं। जो हम टॉम हॉक का जिक्र कर रहे थे, बाकी मिसाइल देने का जिक्र हम जो कर रहे थे कि ज्यादा मदद हम देंगे ताकि यूक्रेन भी जो है वो स्ट्रांगली जो है इस युद्ध को लड़ सके। इसका मतलब यह है कि देखिए, ट्रंप की जो सोच है वो स्थिर नहीं है, वो बदलते रहती है। वो खुद भी नहीं जानते कि वो कब क्या कहेंगे और कभी देखिए वो यूक्रेन को समर्थन देने की बात करते हैं तो कभी उसे समझौता करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए, पिछले महीने अगर न्यूयॉर्क की क्योंकि ये वाकया हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान जेलेंस्की से ट्रंप ने मुलाकात की और मुलाकात में बात ये की कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन को सभी इलाके वापस ले लेने चाहिए जो फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद वो खो चुका है। यानी यहां पर उसे एक तरह से कह रहे हैं कि आप वो जमीन वापस ले लो, युद्ध को और चरम आगे लेकर के जाओ और जो जमीन, जो क्रीमिया की जानकारी है कि वो अभी रशिया उस पर अपना अधिकार जमा करके बैठा है, उसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन अचानक से जो है वो ट्रंप का यू टर्न होता है। कल की जो मुलाकात होती है उस मुलाकात में वो यूक्रेन को कहते हैं कि शांति के लिए जमीन जो है आपको छोड़ देना चाहिए। और ठीक ऐसा ही टॉम हॉक के साथ भी उन्होंने किया है कि पहले टॉम हॉक देने की बात करते हैं, पुतिन को, रशिया को डराने की कोशिश करते हैं कि हम टॉम हॉक देंगे और भी कई मिसाइलें देंगे, जिससे जो है कीव यानी यूक्रेन, जेलेंस्की सीधे रशिया के ऊपर में और उसके मॉस्को पर जो है शहर पे, बाकी शहरों पर भी हमला कर सके, नुकसान पहुंचा सके। अब ऐसे में देखिए ये यू टर्न क्यों लिया गया है, उस बात का भी हम यहां पर जिक्र कर देते हैं। उसके बाद जो है हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर जुड़ेगा जिनसे हम बातचीत करेंगे। और उससे पहले हम आपको ये जो है वो बता दें कि आखिरकार टॉम हॉक देते देते क्यों रह गए, क्योंकि आपको और हमको और पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है कि जेलेंस्की जब जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, जो कि तय है, चीजें भी तय थी, समय, कहां मिलना है, मुलाकात की जगह, सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो प्लेन में चढ़ते हैं उसके बाद पुतिन का जो है वो फोन डोनाल्ड ट्रंप के पास में आ जाता है और ये कहते हैं देखिए टॉम हॉक जो है बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा, टॉम हॉक बिल्कुल भी इस युद्ध में कोई असर करता नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे रूस और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ये बात कहने के लिए पुतिन ने कल फोन किया था, जिसका जिक्र हम कल के इस चर्चा के दौरान भी कर रहे थे कि पहले पुतिन की तरफ से शुरुआत की गई, लेकिन पुतिन यहां पर ये बता रहे थे कि आप अमेरिका के साथ, हम रशिया जो है रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, लेकिन आपको टॉम हॉक या अन्य मिसाइलों से यूक्रेन की मदद नहीं करनी है। और उसी के बाद देखिए ये यू टर्न जो है वो ले लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यहां पर भी एक बड़ा झटका जेलेंस्की को लगा है।
चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जी जो है वो जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। और वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं और पूरी बातचीत का दौर उनके साथ चलेगा। लेकिन सबसे पहले मेजर डॉक्टर अली शाह, आपके पास आते हुए इस बात को लगातार हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है, लेकिन लगातार यू टर्न लेते चले जा रहे हैं। उनको पता है रशिया, पुतिन उनकी बात सुनेंगे नहीं, इसलिए यूक्रेन को कह रहे हैं कि अब बलिदान का वक्त है कि आप ही बलिदान दे दीजिए, सेक्रीफाइस आप ही कर लीजिए, जगह भी छोड़ दीजिए, टॉम हॉक को भी भूल जाइए। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सत्ता में आने से पहले ही इनका ये ऐलान कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर जितने भी युद्ध हो रहे हैं दुनिया भर में, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे इसराइल हमास पैलेस्टीन हो जाने के हो, या तो उनको रुकवा देंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया, हम देख नहीं पाए हैं ऑन ग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी ट्वीट किया कि उन्होंने दुनिया में इतने जंग रुकवाए हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसिडर तक नहीं करा है। और नोबेल पीस प्राइज तो मरिया मैडम को मिल गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसके अंदर क्या है, अभी तो नोबेल पीस प्राइज जा चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है दिल से चाहें कि ये जंग रुकवा दें, लेकिन इसमें पेचीदा बात यह है कि जब जेलेंस्की साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात होने वाली होती है, तब जैसे कि आपने बताया कि पुतिन साहब का फोन आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कि इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, यहीं पे ही आप रोक लो, यहीं पे रुक जाओ, जो कुछ करने वाले हो, वार्तालाप करने वाले हो, डायलॉग करने वाले हो, जो मीटिंग होने वाली है सीज फायर की, आप यहीं पे रोक लो, क्योंकि इससे रूस और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो ऑलरेडी खराब है ही हैं, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है ऐसे में। और कोल्ड वॉर हुई थी, सब जानते हैं, 1979 से 1989 10 साल की कोल्ड वॉर चली थी। और बल्कि अमेरिका ने यूक्रेन को ढाल बनाकर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा था रूस के साथ, अभी भी चल रहा है। तो पुतिन साहब कहते हैं रुक जाओ, थम जाओ जहां पर भी हो। ये बात अगर और आगे बढ़, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नतीजा निकल के वो आएगा नहीं, उल्टा और जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो यानी कि क्या इससे लोग समझे कि पुतिन साहब शांति नहीं चाहते? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई शांति चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई अमन शांति चैन से रह सके, क्योंकि कैजुअलिटी, जंग के टाइम पे कैजुअलिटी दोनों साइड से होती है। अगर यूक्रेन की कैजुअलिटी हो रही है, रूस की कैजुअलिटी भी हो रही है। अगर रूस की कैजुअलिटी हो रही है तो यूक्रेन की भी कैजुअलिटी हो रही है। और अब बात ऐसी है क्योंकि इतने साल हो गए हैं, सबने शुरुआत में सोचा था कि रूस केवल 4 डॉक्टर दिन अली में। शाह, तो ये माने कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये टॉम हॉक नहीं देने का फैसला किया तो दो महाशक्तियों के बीच के एक युद्ध को होने से रोक लिया। हम ये भी मान के चल भी सकते हैं, हाँ भी और ना भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब तक इतने इफेक्टिव ऐसे हो नहीं पाए हैं। उन्होंने बयानबाजी तो करी है कि वो जंग रुकवा देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना हो जाएगा, लेकिन ये केवल अब तक अगर हम देखें तो जुमलाबाजी, बयानबाजी में ही हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड हकीकत में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। जी जी, हमारे साथ यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। संजीव सर, इस बात को, क्योंकि ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया के जरिए बातें कही कि मुलाकात में क्या क्या बात रही, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कट्टर दुश्मन है और इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। तो ये संभव है कि अब दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कह दिया कि कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता। मैं तो जेलेंस्की के सामने भी इस बात को कहता हूं, मैं पुतिन के सामने भी इस बात को कह दूंगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों ही देश अपने आप को जीता हुआ माने। लेकिन यूक्रेन को क्या एहसास होगा, क्योंकि हर तरफ से तो उन्होंने मार खा ली, जमीन भी छोड़ने को कह रहे हैं, मिसाइलें भी नहीं दे रहे हैं, जीत कैसे माने यूक्रेन? देखिए किरण जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास हैं वो सकारात्मक तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरे एफर्ट्स को डाल रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी कहा था कि इस युद्ध को वो शांत कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसमें रिटोरिकल बातें बहुत ज्यादा भी कहे जाते थे कि 24 घंटे के अंदर मैं इसको शांत करा दूंगा, इत्यादि इत्यादि।
लेकिन जज है कि ये जो समस्या है बेहद जटिल है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो इस युद्ध को शांत कराने की बात कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने कभी भी इस युद्ध को रुकवाने के लिए संवाद के लिए प्रयास नहीं किए, और जाहिर है कि पुतिन और बाइडेन में कोई बातचीत रशिया यूक्रेन युद्ध जो 2022 से ही चल रहा था, फरवरी 2022 से, उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और जब ये कह रहे हैं कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है और एक दोस्ती हो सकती है, तो ये जो पहल है जिसको कि हम कहते हैं विन विन सिचुएशन की तलाश, विन विन सिचुएशन को इवॉल्व करना, उसको उसकी सर्च करना, उसको लिए प्रयास करना, ये बेहद आवश्यक है इस युद्ध में। जैसा कि किरण जी, मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं कि ये युद्ध इसेंशियली महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है। महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है। रशिया एक तरफ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो एक तरफ है, और वो यूक्रेन के कंधों पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड के तौर पर पिछले 3.5 वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चूंकि ये महाशक्तियां लड़ रही हैं, इसलिए इसका कोई आउटकम हार और जीत के रूप में नहीं निकलना है। इसमें संवाद ही एकमात्र रास्ता है, और एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। ठीक है, आपने जैसा कि कहा कि यूक्रेन की भारी तबाही हुई है, ये फैक्ट ऑन द ग्राउंड है, ये कड़वी सच्चाई है कि यूक्रेन की बहुत तबाही हुई है। लेकिन अब इससे ज्यादा और तबाही ना हो, जहां से सिचुएशन अभी जितनी जो ब्लड बाथ हुआ है वो रुक जाए, और यहां से एक शांति का रास्ता प्रशस्त हो, इसके लिए एक विन विन फार्मूले। लेकिन उस जमीन को छोड़ देना जो रशिया ने इस युद्ध के दौरान उस पर कब्जा किया, क्या ये कबूल होगा? ये जटिल प्रश्न है, ये बहुत ही जटिल। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो पूरा नेगोशिएशन है वो बहुत ही जटिल नेगोशिएशन है। क्या यूक्रेन अपने 5 प्रोविंसेस को छोड़ देगा? 4 प्रोविंसेस पहले इधर उन्होंने 2022 के बाद से किए, फिर क्रीमिया को तो 2014 में ही आपने एनेक्स कर रखा था। तो क्या यूक्रेन अपनी उन टेरिटरी को छोड़ देगा? क्या यूक्रेन इस बात के लिए तैयार होगा कि हम ठीक है, हम अपनी टेरिटरी छोड़ देते हैं, लेकिन अब आप हमें नाटो में जाने दीजिए? और क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि वो जो ऑक्युपाइड टेरिटरी अपने पास ले ले और शेष यूक्रेन को नाटो में जाने दे? क्या जो है नाटो रशिया के सामने झुकने के लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका झुकने के लिए तैयार होगा? और ये जाहिर है कि ये जो पूरा नेगोशिएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल नेगोशिएशंस है। लेकिन इस नेगोशिएशन में सभी को अपने जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हटना होगा। किरण जी देखिए, कोई भी बातचीत, कोई भी नेगोशिएशंस तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने रुख में बदलाव नहीं लाए, अपने जो स्थितियों में एक रिजॉल्व करने के मनसा के साथ काम न करें। लेकिन यानी स्टेप बैक किसी ना किसी को तो होना होगा। लेकिन इसी में संजीव साहब, क्योंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में आप भी थे जब बातचीत हो रही थी, तो ओपी तिवारी सर ने इस बात का जिक्र किया था कि पुतिन ने इस बार पहले जो है बातचीत की पहल की है। लेकिन अब जब निकल करके जानकारी सामने आ गई कि पुतिन ने क्यों फोन किया, ये बताने के लिए कि टॉमहॉक नहीं देना है आपको, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुतिन अपने हिसाब से चीजें लेकर के थोड़े से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं उनके थोड़े से प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया को भी अपनी जो सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। हमने ये देखा है कि जो यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया के डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी में जाकर के उनकी एयर बेसिस पे खड़े हुए अनेकों फाइटर जेट्स को तबाह किया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है वो यूक्रेन ने रशिया के अंदर डीप इनसाइड टेरिटरी में जाकर के, और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहां की आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खड़े हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को उन्होंने तबाह कर दिया था। और बहुत ही मेजर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हुए और ड्रोन्स को पहले वहां तक भेजना, फिर वहां से ड्रोन्स को लॉन्च करना, ये सारा कुछ यूक्रेन कर चुका है। तो ऐसे में यदि उसके पास टमाहॉक क्रूज मिसाइल, जो कि एक बेहद कारगर, बहुत ही खतरनाक वेपन सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो यदि यूक्रेन के पास आ जाती है तो रशिया की चिंता आना स्वाभाविक है। और रशिया इस बात को लेकर के आशंकित होगा कि जब आप ड्रोन से इतने बड़े हमले कर सकते हैं तो टमाहॉक आने के बाद यूक्रेन क्या करेगा? F-16 आपने पहले ही दे रखे हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति पुतिन का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि आपको चाहिए कि नेगोशिएशन सफल हो, तो ऐसे में आप यूक्रेन को डेंजरस वेपन से इक्विप मत कीजिए। और लेकिन अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप
ने हालांकि अभी जो बातचीत जेलेंस्की और ट्रंप की हुई है उसमें उन्होंने इस बात को रेसिस्ट किया है, बहुत क्लियर आंसर नहीं दिया कि क्या वो टमाहॉक देंगे। लेकिन टमाहॉक को देने का जो प्रपोजल दे करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि हम जो भी नेगोशिएशंस कर रहे हैं आपसे वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन की से कमजोर पॉइंट पे आकर के नेगोशिएशन नहीं करना चाहता। और फॉर दैट मैटर ये जो नेगोशिएशंस है अगर एसेंशियली देखें तो ये अमेरिका और रशिया के ही नेगोशिएशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा कि युद्ध रशिया और अमेरिका के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से लड़ा जा रहा है। तो ये महाशक्तियां जो नेगोशिएशंस कर रही हैं उसमें अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत बना के चलना चाहती है। और ये जो अमेरिका के द्वारा टमाहॉक को देने का जो प्रपोजल है वो अपनी मजबूती को, यूक्रेन की मजबूती को, नेटो की मजबूती को दिखाने का तरीका है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि पुतिन इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वो सीज फायर की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे तो संभव है कि ये टमाहॉक जैसी एक बहुत ही जो डेंजरस और बहुत ही एडवांस वेपन सिस्टम यूक्रेन को न मिले। यूक्रेन के पास पहले ही F-16 है, लेकिन उसमें भी उसके ऊपर शर्तें हैं कि उसका इस्तेमाल डिफेंसिव पर्पजेस के लिए ही करेगा। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो जरूर एक कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती हैं और जो पार्टीज हैं वो अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, मैं फिर से कहूंगा, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की जानी चाहिए, अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद भी वो अब ये चाहते हैं कि ये युद्ध शांत हो, सीज फायर हो। लेकिन वो सीज फायर की शर्तें क्या होंगी, कैसे ये सीज फायर होगा, ये एक मुझे तो ये लेकिन संजीव सर लग रहा है कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है कि आखिरकार ये सीज फायर कैसे चीजें होंगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी। इसी में मैं डॉक्टर अली शाह, आप कितना जो है अग्री कर पा रहे हैं संजीव सर की बातों से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन एक पहल है, लेकिन अगर हम देखें किस तरह से लगातार यू टर्न जो है डोनाल्ड ट्रंप ले लेते हैं। देखिए, एक जो शांति वार्ता के लिए बीच में अगर रहते तो उनको अपनी बातों को क्लियर कट जो है दोनों देशों के सामने रखने की जरूरत होती है। कभी वो धमकी देने वाले पोजीशन पर आ जाते हैं, कभी वो दूसरे को कहते हैं कि आप सेक्रीफाइस कर लीजिए तभी ये शांति वार्ता जो है वो संभव हो पाएगी, चीजें हो पाएंगी। तो ऐसे में क्योंकि जो बाइडेन, जिसका जिक्र अभी संजीव सर ने भी किया, जो बाइडेन क्लियर करते हैं, उनको अपने हथियार बेचने थे, उनको जहां युद्ध हो वहां उनका बेनिफिट होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो शांति वार्ता में भी क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मैं संजीव भाई की बात से सहमत हूँ। देखिए, उनका कहने का मतलब मैं समझ गया था। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि जो बाइडेन साहब का ये था कि भाई ठीक है, आग जल रही है, आग में और घी डालते रहो जब तक आग जलेगी, तब तक जब तक जैसे वो नहीं है शोले का डायलॉग, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। बस वही है कि यहाँ पे जब तक आग चल रही थी तो अमेरिका की इकोनॉमी फ्लरिश हो रही, क्योंकि हथियार बिक रहे थे अमेरिका के। अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का नोबेल पीस प्राइज तो गया, मारिया मचातो को गया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस प्राइज से अगर हम बोले कि भाई उससे मतलब है, उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये दिल से ही चाह रहे हो शांति हो। अब देखिए, वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब घर जा रहे थे तब ये रिपोर्टर्स को कहा था कि इस बैटल लाइन की जो आग है वो अभी तुरंत बदली, अभी रोको। जेलेंस्की को भी बोला और पुतिन को भी बोला, रूस को भी बोला और यूक्रेन को भी बोला, और आप जाओ, खून खराबा बंद करो और घर जाओ अपने फैमिलीज के पास में और मौज बनाओ। ये जंग, खून खराबा अभी छोड़ो, तुरंत हॉल्ट होना चाहिए ये। अब हो सकता है ये बात भी कि पुतिन साहब समझ गए थे कि अमेरिका यूक्रेन को ढालना की कोशिश के लड़ रहा है रूस से, तो हो सकता है कि यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट के अमेरिका जाना जी, हो सकता है कि अमेरिका कुछ स्ट्रैटेजी बताए इनको, इनकी मदद करे दोबारा। हो सकता है कि भाई ये एक तरफा बात करे, हो सकता है ऐसा उनके अंदर शक शुबा हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर जंग रुक जाती है तो ठीक है, अमेरिका ऑलरेडी रिच देश है, बहुत पैसे इनके पास, डॉलर है इनके पास। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात समझते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के एंटिक्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर वो सक्षम हुए जंग रुकाने के लिए तो मेरे ख्याल से और ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल लीडर उभर कर आएंगे, वो जो अब तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। तो मतलब लार्जर पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप साहब विन्स,
नहीं, लेकिन बट मैं अगर गाजा और इजराइल को भी देख लूं तो अभी तो पहले ही स्टेप पे है, दूसरा स्टेप तो हुआ ही नहीं। उसमें भी देखिए कि दूसरे स्टेप में हथियार डालने पर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हम हमला भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या ये टैक्टिक्स, ये एक जो ट्रिक है डोनाल्ड ट्रंप का, ये काम कर पाएगा? क्योंकि अगर हम गाजा इजराइल जिसको क्रेडिट लेते हुए दिख रहे हैं, बाकी युद्धों का भी वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या इस तरह का ट्रिक काम आ पाएगा और रशिया और यूक्रेन पर भी इस तरह का जोर चल पाएगा क्या? देखिए, अगर हुई तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हल्का सा भी, मैं कह रहा हूं अब तक 50% पे भी नहीं आए, 60% भी अगर ये कामयाब हो जाते हैं काफी हद तक कि भाई उन्होंने जंग रुका दी, चाहे रुकने के आसार नजर आ रहे हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन हो, तो लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को और ज्यादा सराहेंगे और ज्यादा मानेंगे, क्योंकि खून खराबा कोई नहीं चाहता दुनिया में। सबको दुख होता है जब देखते हैं कि अपने फैमिली से बिछड़ रहे हैं, परिवार से दूर, इनके छोटे छोटे बच्चों के फादर हैं फौज में, सेना में, वहां पे वो शहीद हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, किल इन एक्शन हो रहे हैं, और लोग बिछड़ रहे हैं, लोग मिसिंग इन एक्शन हो रहे हैं। उकसाने वाला कौन? अमेरिका उकसाने वाला कौन? अमेरिका उकसाने वाला कौन? नाटो देश उकसा तो वही रहे थे ना। अगर वो चाहते तो इसकी शुरुआत में ही इस चीज को खत्म कर सकते थे। हाँ, उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, जो बाइडेन जरूर थे, लेकिन उकसाने वाले तो यही थे ना यूक्रेन को। आप बात 100% सही है, बिल्कुल। उकसाने वाला कौन था? उकसाने वाला नाटो था, अमेरिका था, वेस्टर्न पावर्स थे, बिल्कुल। हाँ, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं थे, जो बाइडेन साहब थे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, देखिए, एक चीज होती है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ये हाथी के दांत जो खाने के हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाथी के दांत जो दिखाने के हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये देखना होगा, और ये ऑन ग्राउंड बताएगा, रिजल्ट बताएगी। ये आपने बहुत बेहतरीन एक पॉइंट रखा है। मैं चाहूंगी संजीव सर इस पे थोड़ा सा ये करे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, क्योंकि एक रशिया टाइम्स में देखिए ये जानकारी भी निकल करके सामने आई है कि जेलेंस्की को काफी देर इंतजार कराया गया और डोनाल्ड ट्रंप एक म्यूजिशियन के साथ बैठे थे, वो गाने सुन रहे थे, लेकिन जेलेंस्की भी तब तक नहीं उतरे जब तक डोनाल्ड ट्रंप आकर के उन्होंने उनको रिसीव नहीं किया, लेकिन इंतजार काफी देर तक उनको गाड़ी में बैठ के करना पड़ा। तो ऐसे में आप एक तरफ से शांति वार्ता, इस तरह से दूसरी बार समझिए, अगर जो टाइम इसमें लिखा गया है, आरटी में लिखा गया है, इसमें चीजें आती हैं, तो ये किस तरह से इसको देखा जाएगा? देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक जो व्यवहार का जो एक बहुत ही खराब नमूना पिछली बार भी दिखा था, कि जब एक वर्बल स्पैट पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने दोनों के बीच में हुई थी, और उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी और अनेक वहां पे अनेक मंत्री भी मौजूद थे, यूक्रेनियन साइड के भी डेलीगेशन मौजूद था। तो ये बहुत ही एक खराब नजारा उस समय दिखा। और अभी अगर इस तरीके का जो डिप्लोमेटिक जो प्रोटोकॉल है उसमें अगर कुछ गलतियां होती हैं तो जाहिर है कि उससे आपसी समझदारी को बनाने में जो है कठिनाई आएगी, और इस तरीके की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ओवरऑल जो अगर आप नीतियों की अगर देखें तो उसमें वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं शांति को चाहता हूं, लेकिन वो जो शांति है मैं वो स्ट्रेंथ के माध्यम से, शक्ति के साथ ही लाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने केनेसेट में, इजरायली संसद में जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपके बीच में गाजा पीस प्लान के बारे में बातें कर पा रहा हूँ, ये भाषण दे पा रहा हूँ, और ये जो शांति समझौता अगर हो रहा है, तो उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि मैंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मैंने जो अमेरिका ने बड़े हमले किए। तो वो इस बात को वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो पूरी जो कार्रवाई की, जो शक्ति दिखाई, उस शक्ति से ही शांति का वातावरण बना है। तो उसी तरीके की जो शक्ति का प्रदर्शन वो रशिया के विरुद्ध भी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी कभी वो बहुत ही आक्रामक व्यवहार करते हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है किरण जी की जो अल्टीमेटली जो उनका जो लक्ष्य होता है वो एक शांति को स्थापित करने का जरूर है। और वो मिडिल ईस्ट, लेकिन क्या संजीव सर वाकई आप मान रहे हैं कि ईरान शांत हो गया है? क्योंकि उसने तो फिर कह दिया है हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। ये फिर कैसी शांति है? ये तो टेम्परेरी तौर पर आपने दोनों देशों को शांत करा दिया बस।
देखिए जी अंतर्राष्ट्रीय अलीशा आ रही हूँ संबंधों आपके में, पास। जी डॉक्टर अलीशा जी आ रही हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट पीस वाली स्थिति नहीं रहती है। चीजें डायनामिक होती हैं, वोलेटाइल रहती हैं, और लेकिन जो तात्कालिक रूप से अगर आप देखें तो वहां पर एक स्थिरता की स्थिति है। शांति का अर्थ ये नहीं है कि एक परमानेंट पीस स्थापित हो जाएगी, और इस तरीके की स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। और लेकिन वर्तमान समय में जो सिनारियोज हैं उसमें मिडिल ईस्ट रीजन में एक शांति और स्थिरता की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, जाहिर है ईरान के मंसूबे तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हासिल करने के हैं नहीं, लेकिन वो जो पीस टू स्ट्रेंथ की नीति की वजह से, अमेरिका के और इजराइल के दबाव की वजह से उसने जरूर उसका प्रोग्राम पीछे चला गया है, 15 साल पीछे चला गया है, उसके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो गए हैं, लेकिन उसके मंसूबे तो अवश्य हैं। लेकिन ये जो उन्होंने, अमेरिका ने और इजराइल ने शक्ति दिखाई, उससे एक शांति का वातावरण तो जरूर एक स्थापित हुआ है, जिसको कि हम भले से ही एक टेम्पररी पीस कहें, टैक्टिकल पीस कहें, लेकिन वो अवश्य बनी है। जी बिल्कुल डॉक्टर अलीशा, मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में अब आगे क्या, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से अभी इस बैठक को लेकर के सिर्फ इतनी बातचीत कि अच्छी बातचीत रही, बाकी चीजों का जिक्र नहीं किया, आगे क्या सर 30 सेकंड्स में? सर जी देखिए, आगे ऑन ग्राउंड होने वाला है कि जेलेंस्की साहब भी नहीं चाहेंगे कि, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि जेलेंस्की साहब भी शांति चाहेंगे, पुतिन साहब भी शांति चाहेंगे, मगर ये आने वाला कल ही बताएगा कि अल्टीमेटली कितना असर ऑन ग्राउंड हो रहा है, कितनी क्या ये जंग रुकता हुआ दिख रहा है हमको या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये ऑन ग्राउंड जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलीशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है बातचीत की, अपना समय दिया है। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।